कैसे हो? वेरी गुड। आज मैं तुम लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ। TENSE टेंस। देखो, अंग्रेजी में अगर तुम टेंस सीख जाओगे ना तो समझ लो कि आधा काम तुम्हारा अंग्रेजी में हो गया। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं और तुम्हारे वर्ग में तो आते ही हैं। और बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने के लिए जो आगे हम बताएंगे, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सब कुछ इसी टेंस पर आधारित है। इसलिए टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसे हम परिचय लें कि आखिर ये टेंस महोदय होते क्या हैं। टेंस मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं काल। काल मतलब वो काल नहीं, काल मतलब समय। काल को कहते हैं समय, यानी कि टाइम। काल को कहते हैं समय या टाइम। तो तुम देखते होगे कि समय जो होता है, काल जो होता है, वह कल्पना करो कि तीन ही टाइप के हो सकते हैं। या तो वो समय जिसमें तुम कुछ कर रहे हो, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, मैं सीख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ता है, वो जाता है। तो अभी जो हम लोग करते हैं वह हो गया। एक समय वो होता है जो समय बीत गया है, ठीक है। पहले हम ऐसा करते थे, वह चला गया, वह पहुंच गया, मैंने इस किताब को पढ़ लिया। तो ये एक इस तरह की बात हो सकती है। यह एक बात हो सकती है जो आने वाले समय में हम कुछ करने वाले हैं, आने वाला जो समय है। तो मिला जुला के तुम देखोगे, इस सेंस को थोड़ा क्लियर कर लो कि समय जो होता है, यानी टेंस जो होता है, वो तीन ही प्रकार के होते हैं। जो अभी चल रहा है, वर्तमान में अभी चल रहा है, उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब होता भी है वर्तमान, यानी वर्तमान में, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। जो अभी चल रहा है, वास्तव में जो हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट टेंस। एक होता है जो बीत गया है, जो पहले हम लोग कुछ किए थे, जो समय बीता हुआ समय, उसको हम लोग कहेंगे पास्ट टेंस। पास्ट मतलब होता है पिछला, बीता हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे पास्ट टेंस, बीता हुआ समय। या इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। भूत से डरना मत, भूतकाल, भूत तो कुछ होता नहीं है, नाम है इसका भूतकाल, जो बीत गया है। और एक तीसरा जो होता है, जो आने वाले समय में होगा, या मैं वहाँ जाऊँगा, वो वहाँ पढ़ेगा, तीन ही बात हो सकती है ना, उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। FUTURE, फ्यूचर टेंस। यही तीन, वास्तव में हमको इसी तीन टेंस के बारे में ही पढ़ना है, जानना है। प्रेजेंट टेंस एक हो गया, पास्ट टेंस, और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। बस इसी टेंस के बारे में हम लोगों को जानना होता है। तो सबसे पहले यह हम कंसेप्ट क्लियर कर लो इसमें कि प्रेजेंट टेंस कौन होगा, पास्ट टेंस कौन होगा, फ्यूचर टेंस होगा। तो इसमें कंसेप्ट है, इसमें कोई ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, या कोई ऐसा चीज़, कोई डिफिनेशन नहीं है जिसे तुमको बता देंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है, कि पास्ट टेंस है, कि फ्यूचर टेंस है। तुम वाक्य को देख कर ही पता चल जाएगा तुमको कि यह प्रेजेंट टेंस है, यह पास्ट टेंस है, कि फ्यूचर टेंस है। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो मैं कहूँगा कि मैं घर जाता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। जैसे मान लो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो तुमको देखकर ही पता चल गया है कि यह जो है सो वर्तमान काल की बात है। नहीं, मैं किताब पढ़ता हूँ, तुम खुद कह दोगे यार सर ये प्रेजेंट टेंस है। नहीं, इसको आराम से तुम लोग कहोगे हाँ ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस हो गया। अगर मैं तुमको कहूँ कि मैंने किताब पढ़ा, मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, तुम आराम से कह दोगे कि सर मैंने लिख लिया, मैंने पत्र को लिख लिया, ये पास्ट की बात है। तो ये हो गया पास्ट टेंस। और जब मैं तुमको कहूंगा कि मैं पत्र लिखूंगा, तो इससे क्या भाव प्रकट चल रहा है कि मैं आगे कोई पत्र लिखूंगा। तो स्पष्ट पता चला कि मैं अभी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं
आगे की बात बता रहा हूँ, भविष्य की बात बता रहा हूँ, मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, आगे मैं ऐसा करूँगा, तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। तो इसमें हमको लगता है कि तुम इसमें कोई डिफिनेशन मत याद करो, तुम देख कर के समझ लो कि यह प्रेजेंट टेंस है, कि यह पास्ट टेंस है, बीता हुआ समय है, या फ्यूचर टेंस है, आने वाले समय की बात है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम समझ लोगे आराम से वाक्य को देख कर ही, या जो तुम कहना चाहते हो कि प्रेजेंट टेंस की बात करना चाहते हो, या पास्ट की बात करना चाहते हो, या आगे आने वाले समय की बात करना चाहते हो, तो तुम देख कर ही पता चल जाएगा। तो एक भाव से ही पता चल जाएगा तुमको ये प्रेजेंट टेंस है, कि ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। इसमें तुमको कोई परेशानी नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी, कि तुम सेंटेंस को ठीक से मीनिंग समझ जाओगे, वाक्य को तुम भाव को समझ जाओगे कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। तो तीन ही समय की बात कर सकते हो, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो तुम पास्ट की बात कर रहे हो, या तुम आने वाले समय की बात कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अब ये है कि एक शॉर्ट ट्रिक है कि जनरली कुछ को छोड़ दिया जाए, जिसको हम बताएंगे, कुछ को छोड़ दिया जाए, तो तुम देखोगे कि प्रेजेंट टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, जिसको हम लोग कहेंगे अभी का जो समय है, उसमें तुम गौर करके देखोगे कि हर एक सेंटेंस के अंत में या तो है लगा रहेगा, या हो लगा रहेगा, या हूँ लगा रहेगा, ये चीज़ है, या है लगा रहेगा, नहीं तो है, हो, हूँ, यही सब लगा रहेगा। जैसे मैं घर जाता हूँ, वो किताब पढ़ रहा है, तो वह आम खाती है, तो वह आम खाती है, तो यहाँ देखो है। तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तो यहाँ भी हो लगा है, देखोगे। वैसे इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, वाक्य को ही देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यह प्रेजेंट टेंस है। अब वैसे एक ट्रिक है कि अगर है, हूँ, हो लगा रहे, तो इसको हम लोग समझेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस है। इसमें कोई दिक्कत तुमको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस के हम कितने रूपे होते हैं। तो सिर्फ याद रखो कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, प्रेजेंट टेंस, इसके प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। वैसे इसका 5वां भेद भी होता है। कभी कभी तुम इंग्लिश पेपर पढ़ते होगे, या कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछते हैं कि कभी कभी लगेगा कि ये तो फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश पेपर में देखोगे अरे ये तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखा हुआ रहता है। तो वो हम थोड़ा बाद में बताएंगे कि वो कैसे उसको हम फ्यूचर टेंस को भी कभी कभी लोग प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कोई कहेगा कि कल प्रधानमंत्री आएंगे, जैसे मान लो बोलोगे कल प्रधानमंत्री आएंगे, कल प्रधानमंत्री आएंगे। जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के ही प्रश्न पूछते हैं, कल प्रधानमंत्री आएंगे। तो तुम देखोगे कि सर यहाँ तो हे नहीं लगा है, हूँ लगा नहीं है, हो भी नहीं लगा है, तो फिर आप तो बोले थे कि है हूँ लगा रहना चाहिए, तो ये कैसे जो है सो प्रेजेंट टेंस होगा। तो इंग्लिश में कभी कभी कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं इसका, तो उसमें तो ट्रांसलेशन देखोगे या इंग्लिश पेपर में देखोगे तो लिखेगा कि प्राइम मिनिस्टर या पीएम आएंगे, अराइव्स टुमारो। तो ऐसे इसको मतलब इस तरह की वाक्य कभी कभी आती है इंग्लिश पेपर समय देखोगे। तो ये एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा है कि प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन जो है सो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ के प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है। इसकी भी चर्चा हम करेंगे बाद में कि कुछ अपवाद होते हैं, उसको बताएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो तुम कैसे समझोगे। अभी हम जो सिंपल जो उसकी अवधारणा है प्रेजेंट टेंस की, उसकी बात हम अभी बता रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो है पहला जो होता है वह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट तुम लोग कॉपी कलम लेकर के लिख भी सकते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, INDEFINITE, प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये पहला होता है। अब देखो एक टेंस में अगर प्रेजेंट टेंस में तुम इसको जान जाओगे
तो फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में उसी पैटर्न पर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम प्रेजेंट टेंस को अच्छा से सीख लेते हैं, उसका पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस उसको सेट कर देंगे। देखो कोई दिक्कत तुमको परेशानी नहीं होगी। और टेंस आ गया ना, हम गारंटी लेते हैं तुम लोगों को, अगर टेंस तुम अच्छा से सीख गए ना तो समझ लो इंग्लिश का तुम आधा चीज़ सीख गए हो। यहीं पे लोग लटक जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ सब किताब पढ़ेंगे तो टेंस ही नहीं आता है, कहीं पर कुछ लगा देते हैं, जहाँ ऐसा लगाना चाहिए नहीं लगाते हैं, कहीं कहाँ ऑक्सिलरी वर्ड लगाना चाहिए वो नहीं लगाते हैं। और उसी संबंधित भी जो स्पॉटिंग एरर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में, एसएससी सब में, बैंक सब में, रेलवे सब में जो पूछता है, तो एक्चुअली टेंस पर ही 10 से 12 क्वेश्चन इसी टेंस पर ही रहते हैं। बहुत ही आसान रहता है, लेकिन लोग उसको चूँकि उनका बेसिक जो फंडा है उसके पीछे वो नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए वहाँ गलती कर बैठते हैं और निगेटिव मार्किंग आता है, वो जो फेल कर जाते हैं। इसलिए थोड़ा टेंस को थोड़ा बढ़िया से समझो, बढ़िया से, कोई भी डाउट नहीं रहने दो कि ये मतलब ये कैसे होता है। अगर कहीं डाउट हो तो हमसे फिर पूछना, हम बढ़िया से तुमको बता देंगे कि टेंस को पर मास्टरी कर लो एकदम बढ़िया से। तो टेंस का प्रेजेंट टेंस का जो पहला अवयव होता है वह होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसे हम लोग इसका माने पर समझे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट क्यों कहा जाता है। तो प्रेजेंट तो हम समझते हैं वर्तमान काल की बात है। इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, ये होता है इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। तो इसको अनिश्चित क्यों कहा गया है? वर्तमान काल में निश्चित तो कुछ होना चाहिए, देखिए अनिश्चित क्यों कहते हैं, इंडिफिनिट क्यों कहा गया है इसे? देखो इंडिफिनिट का मतलब अनिश्चित इसलिए यहाँ कहा जाता है कि कोई भी सेंटेंस अगर यहाँ बोलते हो तो उसे समय का वास्तव में पता नहीं चलता है। जैसे देखो, जैसे मैं कहूँगा कि मैं पत्र लिखता हूँ, जैसे कहूँगा कि मैं पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ देखो, मैं पत्र लिखता हूँ, तो इससे पता कुछ चलता है कि कब लिखता हूँ या किसको लिखता हूँ या कैसे लिखता हूँ, कुछ पता चलता है? सीधे कहता है एक स्टेटमेंट हुआ कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, बस हो गया। मैं किसको लिखता हूँ या कब लिखता हूँ ये तो कुछ नहीं पता चलता है। तो उससे सिर्फ एक स्टेटमेंट देना होता है, एक उससे और कुछ पता ही नहीं चलता है हमको कि मैं किसको लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ। तो इसलिए इसको नाम दिया गया है इंडिफिनिट। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण प्रेजेंट टेंस, मतलब एक जो स्टेटमेंट हुआ एक तरह से, उसको हम लोग कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन इसमें एक पकड़ने के लिए कि यह कैसे होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट, अगर उसको भाव नहीं पकड़ पाए, ये नहीं समझे कि यह इंडिफिनिट है, तो इसके लिए साधारण से एक ट्रिक तुमको देता हूँ। वह ट्रिक क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा याद रखना कि उसके वाक्य के अंत में क्या होगा, तो ता लगा रहेगा या तो ती लगा रहेगा या ते लगा रहेगा। कोई भी वाक्य बताओगे जिसमें ता ती ते से अंत हो गया, उसमें समझना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको याद रखो, ता ती ते, हमेशा रखो सिंपल प्रेजेंट टेंस ता ती ते, सिंपल प्रेजेंट टेंस ता ती ते, ऐसे याद रखो। ये कोई भी वाक्य देखो, जैसे कि मैं किताब पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पर क्या आ गया, ता आ गया, ता आ गया ना। वह घर जाती है, वह घर जाती है, देखो यहाँ पर ती आ गया। वे लोग बाजार जाते हैं, देखो यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ ते आ गया, यहाँ पर ती आ गया, यहाँ पर ता आ गया, देख रहे हो। तो पकड़ने के लिए क्लियर कर लो दिमाग में कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आएगा तो उसके निश्चित रूप से वह उसके अंत में ता ती ते लगा ही रहेगा। यह क्लियर हो गया, तो हम लोग देख कर ही पता चल जाएगा हम लोगों को कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसको बनाएंगे कैसे, यह है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस
को हम बनाएंगे कैसे। इससे पहले वाले वीडियो में जो बताए थे नियम, वही नियम सब पर लागू होता है। कोई भी सेंटेंस बोलोगे, बाद में बड़ा बड़ा भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस भी बताएंगे तुम लोगों को, तो उसमें भी एक ही नियम होता है। इंग्लिश में एक ही नियम है बनाने का, बहुत ही आसान इसलिए इंग्लिश है। उसका नियम बताए थे तुम लोग को, याद करो। वो नियम क्या बताए थे? SVO, यानी पहले सब्जेक्ट, S मतलब सब्जेक्ट, V मतलब वर्ब, O मतलब ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये किसी भी नियम, कोई भी टेंस हो, यही नियम ही पालन हमें करना पड़ता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें भी वही नियम लागू होगा। ऐसे करेंगे, जैसे एक उदाहरण के द्वारा तुम देख लो। मैं एक सेंटेंस को लेकर यहाँ चल रहा हूँ, जैसे तुम बार बार पढ़ोगे तो क्या होगा, रटा जाएगा। फिर उसमें दूसरे सेंटेंस आएगा तो सेट कर लेना। मैं सिर्फ एक ही सेंटेंस बार बार प्रयोग करूँगा, वह होगा मैं पत्र लिखता हूँ। अब तुमसे हम पूछेंगे कि बताओ यह सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं, तो तुम देखकर ही पता चल जाओगे कि सर हाँ ताती तो लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो देख आराम से कर दोगे। अब इसको बनाओगे कैसे? तो बनाने के लिए हम यही फॉर्मूला होगा SVO। हम बार बार बताए तुम लोगों को, पहले वीडियो में बताए थे कि SVO को केवल याद रखना इंग्लिश में, SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब तुमको ये भी हम बताए थे कि सब्जेक्ट को हम कैसे पकड़ेंगे। तो सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए बताए थे ना कि जो एक्शन हो रहा है, जो लिख रहा है, उसके समय तुम पूछना कि हु, कौन करता है वह काम। तो तुम यहाँ जो है एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? लिखना, या एक्शन हो रहा है लिखना, तो हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब तुम उसे पूछो कि हु, कौन लिखता है, तो वो कौन लिखता है? वो लिखता है मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब किसको लिखता है? हुम। ये बताए थे कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करना? हुम का प्रयोग करना। हुम मतलब होता है किसको, तो किसको लिखता हूँ, किस पर, मैंने क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है। तो तुम देखोगे पत्र को लिखता है, पत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, यहाँ पर पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वीडियो देखे होगे, नहीं देखे हो तो फिर से एक बार देख लेना, ये जरूर क्लियर कर लेना कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बहुत आसानी रहेगी। आगे जो हम बताएंगे कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सब, तो बहुत ही आसान रहेगी उसमें से, इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना। पहला वीडियो जो हमारा है कि सेंटेंस की जो डिफिनीशन है उसके बारे में, तो उसको जरूर देखना। तो यहाँ पर सब कुछ मेरे पास आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो अंग्रेजी में हम पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई, जानते ही हो। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब तुम लिखना है लिखता है। तो यहाँ ता तेती तो अलग अलग है, लेकिन वास्तव में वर्ब है लिखना। कोई भी वर्ब तुम लोग बोलोगे तो उसमें ना लगा रहता है अंत में, जैसे लिखना हुआ, पढ़ना हुआ, जाना हुआ, आना हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, नाचना हुआ, सब ना लगा सका के समय। कोई कहेगा वर्ब क्या हो गया, सर बोलेगा लिखता, तो लिखता मत बोलो, यहाँ वर्ब बोलोगे लिखना वर्ब है। लिखना एक वर्ब है, लिखता तो उसका फॉर्म बदल गया ना, कभी लिखती भी हो सकता है, कभी लिखते भी हो सकता है, तो इसके रूप में रूप बदल जाता है। लेकिन वास्तव में वर्ब जो है वह है लिखना, वो वर्ब है लिखना। ये वर्ब है लिखना, पढ़ना, जाना, आना। तो वर्ब जब हम बोलेंगे तुम उसका ना लगा करके बोलना, ठीक है। तो यहाँ वर्ब हो गया लिखना। लिखना का हम लोग अंग्रेजी जानते हैं, यह होता है राइट, तो लिखेंगे आई राइट। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट देंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? पत्र है। तो पत्र क्या होता है? लेटर। तो चूंकि एक समय में एक ही पत्र हम लिख सकते हैं एक समय में, इसलिए यहाँ पर हम लगा देंगे ए लगा देंगे। अब ए एन डी के बाद जो यहाँ आर्टिकल है उसको हम अगले वीडियो में तुम लोगों को कभी बताएंगे कि यह कैसे लगता है। कभी ए लगता है, कभी डी लगता है, कभी एन लगता है। तो वो बहुत आसान चीज़ है, तुम लोग जानते भी होगे। वैसे हम एक वीडियो इस पर डालेंगे, बता देंगे तुमको कि कहाँ क्या लगता है। तो यह क्लियर हो गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी बनेगा तो पहले सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट दिए आई, उसके बाद लिखना वर्ब दिए तो राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिए लेटर। इस तरह से हम लोग इसको बना लिए। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये एक चीज़ है इसमें कि हम तो ये कहते हैं कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। लेकिन ये जो सब्जेक्ट जो होता है ना, वो कभी कभी ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं और कभी कभी प्लूरल होते हैं,
ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और वर्ब जो होगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ये ध्यान रखना है। इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको ऐसे समझो कि वर्ब जो होगा वह सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मैंने पहले उदाहरण में तुमको दिखाया कि मैं पत्र लिखता हूं तो तुमने लिखा आई राइट ए लेटर, ठीक है। लेकिन जब मैं बताऊंगा, पूछूंगा तुमसे बताओ कि वह पत्र लिखता है, जब ये बताऊंगा वह पत्र लिखता है, तो तुम कहोगे सर तो यहाँ सब्जेक्ट होगा ही, हम जानते हैं। उसके बाद जो है सो लिखना हो गया वर्ब, तो यहाँ लिखेंगे राइट, उसके बाद ए लेटर। तो हम तो ठीक बना रहे हैं, कहाँ गलत बना रहे हैं? हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो दे रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि जो वर्ब जो होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट कैसा, उस पर निर्भर करेगा कि वह वर्ब कैसा होगा। तो यहाँ ही जो है वह जो होगा वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। तो उस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी आए तो वर्ब में एक चीज़ जोड़ा जाता है। वह क्या जोड़ा जाता है? या तो एस जोड़ा जाएगा या नहीं तो ई एस जोड़ा जाएगा। तो एक उदाहरण के द्वारा हम तुमको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। अभी सिंपल सेंटेंस अभी दे रहे हैं, बाद में धीरे धीरे कम्प्लेक्स सेंटेंस, बड़ा बड़ा सेंटेंस बताएंगे। तो वह आम खाता है, तो वहाँ पर भी लिखेंगे ही, इसके बाद जो है सो ईट देंगे और इसमें लगा देंगे एस लगा देंगे, इट्स अ मैंगो, हो गया। तो यहाँ इट्स एस या ई एस, एस या ई एस जो लगाएंगे वह क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अब हमको पहचानना ये है, इसका भी हम एक ट्रिक देंगे कि सर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को कैसे पहचानेंगे? देखो, ये तुम लोग दूसरा तीसरा में भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, कि जैसे कि आई हो गया या इसका प्लूरल हो गया वी, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। यू जो हो गया वो हो गया सेकेंड पर्सन, और ही, सी, इट, हाँ, कोई सिंगुलर नंबर, कोई सिंगुलर नंबर का कोई नॉन अगर आएगा या प्रोनाउन आएगा वह होता है थर्ड पर्सन। ये हम बस तब में बचपन से ही जानते हैं, इसको रटना पड़ेगा। अब रटने की आवश्यकता नहीं है, हम तुमको एक ट्रिक देते हैं कि पकड़ने के लिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को हम कैसे पहचान पाएंगे, आसानी से तुम कैसे पहचानोगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की पहचान कैसे करेंगे? देखो, एक चीज़ बस याद रखना है। क्या याद रखना है? कि मुझको और तुझको छोड़ के मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, यानी कि मैं हो गया आई। तो कितना सिंपल है ट्रिक इसमें, आई, और तुम हो गए यू, मैं और तुमको छोड़ के, मेरे को और तेरे को छोड़ के, बस कुछ नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, हम दोनों को छोड़ के, यानी मुझको, मैं और तुमको छोड़ के जितना भी चीज़ आए सब्जेक्ट में, कोई भी चीज़ सब्जेक्ट में आए, अगर वह अकेले है, सिंगुलर है, तो तुम उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मान करके उसके भर में एस ई एस लगा देना। अब तुम कहोगे सर अगर सब्जेक्ट वी आ गया तो, अगर वी आ गया तो क्या आप इसके साथ भर में एस ई एस लगाएंगे? क्योंकि आप तो बोले हैं कि आई यू को छोड़ के, तो आई यू को छोड़ के तो वी है। लेकिन हाँ ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं कि आई यू को छोड़ के है, लेकिन फिर दूसरी बात भी तो बताए हैं कि वह सिंगुलर नंबर रहना चाहिए। तो वी मतलब होता है हम लोग। तो हम लोग जो हो गया कि एक ही सिंगुलर है, हंसी, वी मतलब हम लोग, बहुत से लोग। तो ये सिंगुलर तो नहीं हुआ। सिंगुलर मतलब क्या होता है कि अकेले। अब प्लूरल मतलब क्या हो गया? एक से अधिक। तो हम लोग जब कहेंगे तो सिंगुलर नहीं है, तो निश्चित रूप से यह
इसमें भी जो है सो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हुआ। क्लियर, तुमको समझ में आ जाएगा। नहीं तो आई और यू को छोड़ के जो भी कुछ मिले यदि वह सिंगुलर हो तो उसमें हम भर में एस ई एस लगाएंगे। एक और उदाहरण के द्वारा तुम लोग पूछोगे कि सर अब बताइएगा सब्जेक्ट में आ गया दे, अब कहेंगे सर ये दे आ गया तो ये अभी तो आई नहीं है, ये अभी तो यू नहीं है, तो क्या इसके साथ हम लोग एस ई एस तो लगा देंगे। इसका मतलब देखो यहाँ क्यों नहीं लगाओगे हम, ठीक है ये हम मानते हैं कि ये आई आर यू नहीं है, लेकिन इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है दे, मतलब होता है वे लोग, वे लोग हैं। तो वे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये क्या सिंगुलर हुए, अकेले हुए? क्लियर करो, प्लूरल हो गए, प्लूरल हो गए, तो इसके इसमें भी एस ई एस नहीं लगाएंगे। अब लगता है तुम लोग कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि आई और यू को छोड़ के, आई के साथ और यू के को छोड़कर, बहुत कितना सिंपल ट्रिक है, आई और यू को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट आए, जितना भी सब्जेक्ट आए, लेकिन वह क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर हो मतलब अकेले हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम उसके क्या करेंगे, वर्ब में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे या ई एस लगा देंगे। ठीक है, अब देखो एक और उदाहरण जरा क्लियर करना चाहते हैं। देखो हम एक उदाहरण देते हैं कि हम कहेंगे बॉय रीड ए रीड ए बुक, रीड ए बुक, रीड ए बुक। और दूसरा हम कह रहे हैं कि बॉयज रीड्स ए। अब इस दोनों सेंटेंस को तुम गौर से देखो। पहला सेंटेंस में है बॉय रीड ए बुक। अब देखो यहाँ भी है कि आई यू को छोड़ के है, बॉय एक लड़का है, एक ही लड़का है, तो निश्चित रूप से सर तो बोलोगे सर इसमें तो एस लगेगा सर, आई यू को छोड़ के है, यहाँ लगा देंगे एस लगा देंगे, बॉय रीड्स ए बुक। अब देखो यहाँ कहेंगे बॉयज, तो बॉयज का ये प्लूरल हुआ, माने एक से अधिक लड़कों को हम लोग बोलते हैं प्लूरल। तो यहाँ गया बॉयज, तो बोलोगे सर यहाँ बॉयज है, तो यहाँ ये तो प्लूरल हो गया, तो निश्चित रूप से इसमें एस ई एस तो नहीं लगेगा। जानते हैं सिंगुलर होनी चाहिए आई यू को छोड़ के, तो इसमें एस हम नहीं लगाएंगे, तो बॉयज रीड ए बुक ये सही होगा। ठीक है, अब तुमको लगता है कि इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस में हम एस ई एस लगाएंगे भर में, किस में ई एस नहीं लगाएंगे। फिर से एक बार दोहरा के कहना चाहते हैं कि मुझको और तुझको छोड़ के, यानी आई और यू को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट आए उसमें अगर अकेला हो तो एस ई एस लगा देना, एक से अगर ज़्यादा हो तो उसमें एस ई एस नहीं लगाना। एस ज़्यादा रहेगा तो पीट देगा तुमको, उसमें एस ई एस लगाओगे तो ऐसा मत करना। अकेला हो आई यू आप छोड़ करके जो भी सेंटेंस आए, जो भी सब्जेक्ट आए, उसमें तुम जो है सो एस या ई एस लगा देना। क्लियर हो गया होना चाहिए। अब तुम सर ये फिर प्रश्न हो गए कि सर ये तो बता दे एस ई एस लगाएंगे, लेकिन फिर किस में एस लगाएंगे, किस में ई एस लगाएंगे, ये तो कन्फ्यूजन रह ही गया। अब चलो इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर लो। देखो इसमें सिंपल ट्रिक बताते हैं। इसमें क्या है कि यदि किसी वर्ब के अंत में सी एच एस एच एक्स और ओ हो, बस इतना ही ध्यान रखना है। सी एच एस एच एक्स ओ, सी एच एस एच एक्स ओ, ओ एक्स सी एच एस एच, सी एच एस एच तो ऐसे हो गया, और एक्स ओ, ओ एक्स मैंने सी एच एस एच ऑक्स याद रखो, वेल सी एच एस एच ओ एक्स। अगर ये किसी वर्ब के अंत में है तो उसमें हमको लगाना है ई एस, और तो याद करना ही नहीं है, बाकी इसको छोड़ के जो भी हो आया वर्ब उसमें लगा देंगे एस। बस इतना याद रखना है। चार चीज अगर वर्ब के अंत में है, सी एच एस एच ओ एक्स ऑक्स, सी एच एस एच ऑक्स, इसको याद रखना। तो उसमें लगाएंगे यस, बाकी में लगाएंगे एस। बस सिंपल चीज है। अब उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं।
जैसे हम बोलेंगे कि शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया टीचर, तो लिखेंगे टीचर पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच। उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश। अब यहाँ देखो, अब यहाँ कहोगे कि सर यहाँ टीचर तो आप बताए थे आई यू को छोड़ के है, या थर्ड पर्सन है, तो या इसमें एस, या जो अकेले है टीचर है सिंगुलर है, तो तब तो यहाँ एस या ई एस भर में लगेगा, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ लगेगा, या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो अब देखो हम तुमको बताया था ना कि भर्ब को देखना, भर्ब के अंत में क्या है, सी एच है, तो हम बताया था ना कि सी एच, एस एच, एक्स और ओ रहे, तो यहाँ सी एच पकड़ा गया, यहाँ पर सी एच है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, टीचर टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना तुम लोगों को, क्लियर समझ गए इसमें। अब देखो दूसरा उदाहरण को देखो तुम, दूसरा उदाहरण, अब देखो दूसरा उदाहरण है कि वह होमवर्क पूरा करता है, तो हम कहें राम या कोई भी नाम रखो, करीम, जैसे मान लो हम बोलेंगे करीम होमवर्क पूरा करता है, तो सब्जेक्ट कौन पूरा करता है, तो करीम। पूरा करना का क्या होता है, फिनिश अपना होमवर्क, तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया हिज होमवर्क, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, अब फिर देखो सब ये तुम जान गए कि यहाँ आयु को छोड़कर है, अकेले है, करीम है, तो यहाँ तो एस ई एस लगेगा ही भर में, लेकिन यहाँ पर एस लगेगा, ई एस लगेगा। फिर यहाँ देखो यहाँ पर एस एच, यहाँ देखो एस एच, यहाँ पर भर में देखोगे एस एच लगा हुआ है ना, एस एच लगा हुआ, एस एच लगा हुआ, एस एच। तो हम जानते हैं कि सी एस एस एच ऑक्स, तो यहाँ पर एस एच है, एस एच है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, करीम फिनिशेस हिज होमवर्क। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर समझने में, ठीक है। अब देखो, अब हम एक और कहते हैं, जैसे मान लो कहते हैं वह घर जाता है, मान लो कहते हैं वह घर जाता है, वह, या स्कूल ही लिखो, वह स्कूल जाता है। अब तुमको लगता है कि हमको यही समझाना नहीं पड़ेगा कि ही जो है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अब तो जान ही गए होगे, ठीक भी जान गए होगे, आयु को छोड़ के है, अकेले है, वो है, तो यहाँ कुछ भर में एस ई एस लगेगा ही, तो ही सब्जेक्ट है, उसका भर लिखेंगे, तो जाना हो गया भर, यहाँ लिखेंगे गो। गो के साथ हमेशा प्रीपोजिशन लगता है, जो प्रीपोजिशन के बारे में बढ़िया से डिटेल से बताएंगे कि वीडियो, यहाँ प्रीपोजिशन में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं, प्रीपोजिशन के बारे में अलग से क्लास लेके वीडियो देंगे, तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ टू लगेगा, कहाँ ई लगेगा, उसको गौर से जरूर देखना, क्लियर कर, कभी गलती नहीं होगी प्रीपोजिशन में। आप प्रीपोजिशन में लोग गलती करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको टेंस बता रहे हैं, इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। तो जैसे ही गो टू स्कूल, यहाँ हम तुमको बता रहे हैं, यह तो क्लियर है सेंटेंस, ठीक है, वो स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल। कहोगे कि सर इसमें यह आयु को छोड़ के अकेले है, सिंगुलर है, तो यहाँ तो ई एस लगेगा कि नहीं लगेगा। हम तुमको बताए थे कि सी एच, एस एच, एक्स और ओ हो, तो अंत में हम क्या देख रहे हैं, ओ है, तो ओ जैसे ही आ गया तो समझ लेना कि हम क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे, ही गोज टू स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक और उदाहरण देख लो, हम जैसे कहेंगे कि मोहन, या कोई भी देखो, सीता फिक्स ए पिक्चर, एक फोटो पिक्चर दीवार पर फिक्स करती है, ऑन द वॉल, दीवार पर। सीता जो है एक पिक्चर फिक्स करती है, दीवार पर टांगती है दीवार पर। अब बोलोगे सीता आयु को छोड़ के है, अकेले है, सीता है, निश्चित रूप से है, जो इसमें भर में एस ई एस लगेगा ही, तो इसमें हम क्या करेंगे सर, तो इसमें एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, हाँ लगाएंगे। यहाँ पर देखो सी एच जैसे एक्स है, एक्स जो है यहाँ पर अंत में है, फिक्स है भर में जैसे तुमको सी एच एस एक्स मिल गया, तो हमको यहाँ पर क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे, यानी सीता फिक्सेस ए पिक्चर ऑन द वॉल। अब हमको लगता है अब आगे उदाहरण देने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, तुम लोग स्पष्ट हो गया होगा कि किस में भर में एस लगाएंगे, किस में ई एस लगाएंगे। तो अब हम इसको एक शब्द में, तुम जो बताते थे कि एक सेंटेंस में तुम लोगों को लेकर चलेंगे, वह क्या सेंटेंस बताएंगे, तो मैं पत्र लिखता हूँ। अब तुम लोग आराम से कह दोगे कि आई
राइट ए लेटर, और एक सेंटेंस इसके साथ मैं भी लेकर चलूँगा कि वह पत्र लिखता है। यहाँ पर लिखेंगे ही, अब तुम आराम से कह दोगे ही राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर। अब इस सेंटेंस में कोई दिक्कत तुमको नहीं होनी चाहिए, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बस इतना ही समझना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट जो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया, आयु को छोड़ के आया, तो उसमें ऐसे ये हम आराम से लगा देंगे। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पहला जो था प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस, तुम लोग अब या प्रेजेंट इंडेफिनिट तुम आराम से तुम लोग इसको जान गए होंगे। इसमें तुम कुछ लोग तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ हम तुमको बता देते हैं बस। जैसे देखो हम बताएंगे कि राधा पानी पीती है, राधा पानी पीती है, ठीक है। आराम से कह दोगे सर यहाँ सब्जेक्ट राधा है, तो राधा तो लिखेंगे यहाँ पर राधा, यहाँ भर्ब तुमको मालूम है कि यहाँ भर्ब है पीना, पीना का इंग्लिश होता है ड्रिंक, सब्जेक्ट भर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया वाटर। एक चीज़ हम छोड़े हैं, कहाँ छोड़े हैं सर, यहाँ राधा के साथ तो ड्रिंक नहीं होगा, यहाँ ऐसे यस लगेगा क्योंकि राधा आयु नहीं है और यह अकेले भी है, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे एस लगा देंगे, क्योंकि ना सी एच है, एस एच है, ना एक्स है, ओ है अंत में, के है, तो यहाँ पर एस लगा देंगे ड्रिंक्स वाटर, ठीक है। तुम कंप्यूटर सीखते हो, देखकर ही पता चलता है। तुम बताए भी हैं कि तातेती लगा रहे, तो समझना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, तातेती लगा हुआ है, बस वही फॉर्मूला लगा दो। पहले सब्जेक्ट लिखोगे तो इसका होगा, तुम का होगा यू, यहाँ वर्ब क्या है सीखना, यहाँ सीखना का अंग्रेजी क्या होता है लर्न। देखो बहुत सारे वर्ब्स का लिस्ट तुम लोग को हम भेजे हैं, उस लिस्ट को तुम लोग देखना, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उस पर उसको याद रहना चाहिए। याद क्या नहीं, दूसरी बार पढ़ोगे तो तुमको याद ही हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश में भर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भर पर ही पूरा सेंटेंस होता है, निर्भर करता है, और जितना ज़्यादा भर याद करोगे ना उतनी आसानी से उतनी तेज़ी तुम सीख जाओगे। तो भर जो हम लिस्ट सब दे रहे हैं, कम से कम 1000 भर सीख लो, ज़्यादा नहीं हम कह रहे हैं सीखने के लिए, 1000 भर सीख लो, सब कुछ आ जाएगा। कंपटीशन में भी उसी 1000 वर्ड्स में ही सब कुछ आ जाएगा। तो हम धीरे धीरे तुमको वर्ड्स भेजते रहेंगे, तो उसको देखते रहना, उसको अब बस कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ होगा यू लर्न, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस, अब तो हमको लगता है एक बार हम एक नेट सेल में इसको एक बार हम कह देते हैं कि पहला जो है प्रेजेंट टेंस का, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको तुम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह अंत में लगा रहेगा ता ती ते, है हूँ तो लगा ही रहेगा। जैसे प्रेजेंट टेंस हो गया तो है हूँ हो तो लगा, वो तो देख कर ही पता चल जाएगा तुमको कि सर प्रेजेंट टेंस की वर्तमान काल की बात करें, वो देखना नहीं पड़ेगा तुमको, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस समझने के लिए देखना होगा कि ता ती ते लगा है कि नहीं। तो ता ते ती लगा रहेगा, उसमें बस वही सिद्धांत अपनाना तुम लोग जो पहले भी बताएं कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम पहले एक्शन देखेंगे, वर्ब देखेंगे और पूछेंगे उसे हु कौन है, सब्जेक्ट होगा, उसका तो वर्ब होगा, उसका जिसका प्रभाव पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो समझ में दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत फिर कहाँ पर होगा, फिर यहाँ वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यदि वर्ब जो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट यदि है अगर आई यू को छोड़ के, या ट्रिक सब सिर्फ बताते हैं हम, इंग्लिश के ग्रामर के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, तुम लोग समझ में कितने आसानी से आ जाए वो हम बता रहे हैं। ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें कन्फ्यूजन, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बस इतना सिंपल याद रखो, आई यू को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट आए यदि वह सिंगुलर है तो समझ लेना कि हमको वर्ब में क्या करना है,
एस या ई एस लगाना है, तुरंत चौक जाना। आयु को छोड़ के है और वो अकेले है तो हमको वर्ब में एस ई एस लगा देना है, ठीक है। अब इसका कहाँ लगाएंगे, एस कहाँ लगाएंगे, ई एस, इसके लिए भी फार्मूला दिए हैं। यदि वर्ब के अंत में यदि सी एच एस एच एक्स ओ हो उसमें लगाएंगे ई एस, और बाकी को जरूरत ही नहीं है समझने की, बस समझ लो इसको। बाकी में जो भी मिलेगा इस सब के वर्ब में, इसके अंत में अगर जो भी वर्ब मिलेगा उसमें एस लगा देना, बस तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। अब हमको लगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए तुम लोग कुछ हम भेज रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करना और टेस्ट देना। फिर हम अगला वीडियो में एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं तो रोज़ आसानी समझ में आए, और 4 से 5 वीडियो में तुम लोग टेंस पर मास्टरी कर लेना, कमांड हो जाएगा। ये जान लोग, अगर टेंस तुमको आ गया, मतलब रटना नहीं है उसको, समझ लेना उसको। अगर टेंस आ गया तो समझ लो आधा इंग्लिश खत्म हो गया। उसके बाद जो वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाएंगे, कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाएंगे, स्पॉटिंग एरर सब बताएंगे, तो सब कुछ टेंस पर ही निर्भर करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि टेंस को तुम लोगों को इतना पिला दें, तुम लोगों को, तुम लोग पच जाए इसमें कि टेंस को कभी कोई गलती नहीं करो। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसको पढ़ाएंगे और इसको बढ़िया आराम से इसको वीडियो से एक नहीं समझो, दोबारा देखना। हमको लगता है कि दोबारा देखना पड़ेगा, एक बार देख लेना, आराम से समझ में जाओगे। और टेंस हो गया समझ लो सब काम तमाम हो गया। इसलिए तो आज इतना तक ही रहने दो, फिर अगला वीडियो हम तुमको अगला टेंस के सब प्रेजेंट टेंस के जो दूसरा भेद होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, उसके बारे में बताएंगे। फिर उसका जो 5 रूप होता है उस 5 रूप के बारे में तुम लोग आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ जाओगे, उसके बारे में बताएंगे। बस तब तक के लिए बाय बाय।